विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया साइंस चैनल के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है कोरोना को हराना है। पिछले कुछ वक्त से देश में लगातार कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिल रही है, इसीलिए अब इस वक्त ये बहुत जरूरी है कि हम लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहें और साथ ही साथ वैक्सीन जरूर लगवाएं। लेकिन अभी भी वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में कुछ आशंकाएं, कुछ कंफ्यूजन है और आज अपने इस कार्यक्रम में हम न केवल इन आशंकाओं को दूर करेंगे बल्कि वैक्सीनेशन के बारे में आपको वो सारी बातें बताएंगे जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है। और इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR में महामारी विज्ञान और संक्रामक रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर समीरन पांडा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया साइंस चैनल में। नमस्कार जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये जो कोरोना का वायरस है ये लगातार अपना स्वरूप बदल रहा है, इसलिए मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या आने वाले समय में इसके इलाज की जो प्रक्रिया है या बचाव के जो नियम हैं उनमें कुछ बदलाव देखने में आ रहा है? क्या इस पर भारत में कुछ इस तरह की रिसर्च भी चल रही है? देखिए, ये कोरोना वायरस जो है ये एक आरएनए वायरस है। वायरसेस दो प्रकार या किस्म का होते हैं, एक है आरएनए वायरस या और एक है डीएनए वायरस। तो वायरस जब अपने को प्रोलिफरेट या डिवाइड करते हैं, नंबर या आंकड़ा बढ़ाने का कोशिश करते हैं, उसी टाइम उसका जो जेनेटिक मटेरियल्स है उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव आना ये स्वाभाविक है। दैट्स नॉर्मल। आरएनए वायरसेस में ये ज्यादातर पाया जाता है क्योंकि उसका प्रोलिफरेशन का रेट थोड़ा ज्यादा है, आंकड़ा बढ़ाने का जो स्पीड होता है वो थोड़ा ज्यादा होते हैं। और वो आंकड़ा बढ़ाते समय वो जो जेनेटिक मटेरियल्स उसमें मान लीजिए एक अमीनो एसिड नहीं होते हुए एक दूसरा अमीनो एसिड आ गया, तो वी कॉल देम म्यूटेशन। तो अभी तो घर घर का आम आदमी का लफ्ज हो गया म्यूटेशन, म्यूटेंट। तो ये जो म्यूटेशन होना, नया नया वेरिएंट्स आना, ये सिर्फ कोरोना का ही विषय नहीं है। जितने भी वायरसेस आप ले लें, आरएनए वायरसेस हो या डीएनए वायरसेस हो, जब वो प्रोलिफरेट करते हैं उनका नंबर बढ़ते हैं हमारा शरीर में आने का बाद। वायरसेस देखिए सिर्फ ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट करता है ऐसा नहीं है, एनिमल्स को भी इन्फेक्ट करता है या प्लांट्स में भी इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शंस। बट वो इन्फेक्शन होते हुए और होने के बाद जब वायरसेस प्रोलिफरेट करते हैं, छोटा छोटा चेंज को हम कहते हैं ड्रिफ्ट। और ये बदलाव जो है, ये बदलाव बहुत बड़ा हो जाता है। मान लीजिए एक जीन का पार्ट ही खो गए, वी कॉल देम जेनेटिक डिलीशन, डिलीटेड हो गया, उसको कहते हैं शिफ्ट। तो ये बदलाव स्वाभाविक है, लेकिन ये जानकारी हमें रखना चाहिए कि कोरोना वायरस को लेके हम आज चर्चा कर रहे हैं, तो पुराना जो सर्कुलेटिंग स्ट्रेन्स थे या नया जो वेरिएंट्स जिसके बारे में चर्चा हमें सुनने को मिल रहा है अखबारों में, टीवी में, आप और मैं आज चर्चा कर रहे हैं, तो ये जानकारी इसी में सामने लाना चाहिए कि पुराना सर्कुलेटिंग स्ट्रेन्स हो या नया जो वेरिएंट हो, ये फैलने का तरीका एक ही है। तो ये फैलते हैं, कोई छींकते हैं खांसी का समय या बात करते समय या गाना गाते समय, जब छोटा छोटा वाटर ड्रॉपलेट्स जो जिसका हम पानी का बिंदु कह सकते हैं, उसी का अंदर जो कोश रहते हैं, सेल्स, और वो सेल्स इन्फेक्टेड हैं। क्योंकि मैं इन्फेक्टेड हूँ कोरोना वायरस से, तो मुझसे जो बात करते समय
गाना गाते समय, छींकते समय, खांसी का साथ जो छोटा छोटा वाटर ड्रॉपलेट्स निकल के आएंगे, उसमें वो इन्फेक्टेड सेल्स रहेगा और वो दूसरे के पास जब जाता है दूसरे बंदा इन्फेक्टेड हो जाता है। तो संक्रमण फैलने का ये जो तरीका है वो न्यू म्यूटेंट हो या पुराना हो, तरीका एक ही है। तो मैं ये कहना चाहूंगा पहले कि उसमें जो रुकावट, वो सावधानी जो हमें बरतना चाहिए, मास्क पहनने का, मास गैदरिंग अवॉइड करने का, वो पुराने स्ट्रेन के लिए जितना भी ये था लागू था, अभी भी इस एक ही तरीका से लागू रहते हैं। तो वेरिएंट्स नया हुए हैं जरूर, लेकिन वो तो मास्क को छेद बना के नहीं जाएगा अंदर। तो फर्स्ट हमें ये याद रखना चाहिए कि हम मास्क लगा लें, लेकिन बचाव के जो तरीके हैं वो यही रहेंगे। एग्जैक्टली। नंबर टू हम बोलते हैं हाँ हम तो मास्क पहनते हैं, लेकिन इंग्लिश में जो हम कहते हैं करेक्ट एंड कंसिस्टेंट यूज ऑफ मास्क, करेक्ट यूज। हम फेस मास्क पहनते हैं लेकिन गले का आसपास लपेट लेते हैं या चीन कवर बना के पहनते हैं, उसमें तो काम होने वाला है नहीं। नाक और मुंह बंद होना चाहिए। तो करेक्ट यूज एंड कंसिस्टेंट, मतलब सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट पहन के रखा, बाकी हम मास्क छोड़ के घूम रहे हैं और भीड़ भाड़ में जा रहे हैं, उसमें भी नहीं होगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तरीका एक ही है, उसको अपनाना चाहिए, सावधानी बरतना चाहिए, और नया वेरिएंट हो या पुराना, वो उसमें रोक हम कर सकते हैं, उसमें एक रुकावट ला सकते हैं, वो संक्रमण फैलने का जो रास्ता था। सेकेंड, यू टॉक्ड अबाउट ट्रीटमेंट के लिए भी अभी कोई खास बदलाव नहीं आया, उसमें कोई बदलाव अभी तक नहीं लाने का जरूरत हम लोग समझे हैं, क्योंकि साइंटिफिक जो एविडेंस निकालते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स हो या स्टडीज हो, ये स्टडीज का जरिए पता चला कि ज्यादातर जो इन्फेक्टेड संक्रमित व्यक्ति हैं उन लोगों ने घर में रहते हैं, होम आइसोलेशन एंड ट्रीटमेंट, उसी से समस्या जो है वो हल हो जाएगी। सेकेंड, those who go into the moderate stage or severe stage of the disease, ऑक्सीजन का जरूरत है, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, लेकिन उधर में भी ट्रीटिंग फिजिशियंस का सलाह लेके ही आप दवाई चालू करेंगे, स्टेरॉयड हो या जो भी दवाई हो। सो खुद जाके दवाई का दुकान से दवाई खरीदना और खाना शुरू कर देना, ये ठीक नहीं है। सो सेल्फ मेडिकेशन और सेल्फ डायग्नोसिस, ये भी ठीक नहीं है। थर्ड, आपने कहा है कि उसमें बचाने के लिए वैक्सीन करता क्या है? ये जो टीका है या लसीकरण का बात हो रहा है, ये जो वैक्सीन है, दैट इज नॉट इन्फेक्शन प्रिवेंटिंग वैक्सीन, इट इज डिजीज मॉडिफाइंग वैक्सीन, ठीक है ना? तो ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन से हमें एक्सपेरिमेंट्स, या जो भारतीय आयुर्विज्ञान गवेषणा केंद्र के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, ICMR जिसको कहते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसमें हम लेबोरेटरी में जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, इससे हमें पता चला कि कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, ये नया जो वेरिएंट्स निकल के आया है उसका विरोध में भी कामयाब रहता है। हाँ, थोड़ा कम होते हैं उसका काम करने का जो क्षमता, लेकिन वो कम होते हुए भी कामयाब रहते हैं। तो इसीलिए वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है, हमें कोई दुविधा, हिचकिचाहट, झिझक नहीं रखना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, जो वैक्सीनेशन देश में शुरू हुए अब तकरीबन 5 महीने हो चुके हैं, अब लोगों के मन में ये बात भी आ रही है कि क्या एक टाइम के बाद वैक्सीन का असर खत्म होने लगता है? अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? देखिए, आप फ्लू, इन्फ्लुएंजा जिसको कहते हैं हम, आम आदमी का लफ्ज में हम फ्लू कहते हैं, तो उसका जो टीका या वैक्सीन जो है, वो फ्लू 100 साल पहले एक पैंडेमिक हुआ था ना, जिसको हम अतिमारी या महामारी कहते थे। लेकिन अभी फ्लू का स्थिति क्या है? अभी वो एक सीजनल बीमारी बन के रह गया, नंबर 1। सो जो इन्फ्लुएंजा, फ्लू, पैंडेमिक, जिसको हम गलत तरीके से स्पेनिश फ्लू बोलता है क्योंकि स्पेन से ज्यादातर रिपोर्टिंग हुआ था, लेकिन ये बात नहीं है कि वो स्पेन से ही उसका शुरुआत हुआ था, नहीं। इंडिया में भी वो 1918, 100 ईयर्स पहले बहुत सारे बंदे इंडिया में भी मरा था, मृत्यु हुआ था। लेकिन मैं जो बोलना चाहता हूँ, दैट टाइम फ्लू या इन्फ्लुएंजा वाज ए पैंडेमिक, एपिडेमिक इन डिफरेंट कंट्रीज, और जब पूरा दुनिया में फैल जाता है उसका हम पैंडेमिक कहते हैं। सो अभी तो फ्लू का एपिडेमिक नहीं है, अभी
फ्लू हो गया एंडेमिक। सिमिलरली वी एक्सपेक्ट कोरोना वायरस ये पैंडेमिक या एपिडेमिक स्टेट से धीरे 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 कम होते हुए वो एंडेमिक स्टेट पे आ जाएंगे। तो अभी फ्लू के लिए हम क्या करते हैं, जो बुजुर्ग हैं उसको बोलते हैं आप वर्षों में एक बार एनुअल फ्लू शॉट्स लगा लीजिए, और वो खुद को चेंज करता है। फ्लू वायरस जो है, इन्फ्लुएंजा वायरस, वो खुद को चेंज कर लेते हैं, इसीलिए वो वैक्सीन में भी हम थोड़ा बदलाव लाते हैं, बस दैट्स इट। सो आतंक फैलाने का कोई जरूरत नहीं है। आप ये मान के, सभी को ये मान के चलना चाहिए कि सावधानी बरतना चाहिए, अभी वैक्सीन लेनी चाहिए, और ये एपिडेमिक जब धीरे धीरे कम होते हुए एंडेमिक स्टेट में पहुंच जाएंगे तो उसी टाइम मे बी वी नीड टू टेक वन शॉट एनुअली। किसी को पता नहीं है, वायरस भी नया है, बीमारी भी नहीं, तो लेकिन हमें समझने में आ जाएगा 1-2 साल में। इतना कितना साल का पुराना बीमारी है, 1.5 year, right? So we need to know some more. But what I can say from our knowledge about flu or influenza कि ये कोरोना वायरस का भी चांसेस हैं कि वो धीरे धीरे एपिडेमिक स्टेज से कम होते हुए एक एंडेमिक स्टेज पे आ जाए। मतलब कुछ कुछ जगह में कुछ कुछ बंदे को होगा, और बुजुर्गों जो होते हैं, एल्डरली हैं, उनको खतरा ज्यादा रहता है। इसीलिए हम लोग फ्लू में जैसे कहते हैं कि फ्लू शॉट्स लगा लीजिए साल में एक बार, सिमिलरली ऐसा हो सकता है शायद। जी, तो डॉक्टर साहब, ये हम लोग को पता कैसे चलेगा कि कब हम लोगों को ये डोज लगानी है? क्या ऐसा कोई तरीका है बॉडी में जिससे पता चला है कि ये जो एंटीबॉडीज बनी थी वो कम हो गई हैं, या कुछ टेस्ट करवाना पड़ेगा उसके लिए? ये आप बहुत एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया। मेरे को तो फोन मिलता है और अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि सभी ने चले जाते हैं लेबोरेटरी में और एंटीबॉडी टेस्ट करवा लेते हैं। ये गलत है, ये गलत तरीका है। मैं आपको ये जो माध्यम है इसी से सभी को कहना चाहूंगा कि मैंने वैक्सीन लगवा लिया और वो पैसा भी इतना ज्यादा नहीं लगता है, तो हम जाके खून दे देते हैं और बोला मेरे को देख लीजिए एंटीबॉडी हुआ है कि नहीं। ये जो कमर्शियल किट्स है, ये कमर्शियल किट्स में जो एंटीबॉडी देखने को मिलता है वो एंटीबॉडी इज नॉट नेसेसरीली प्रोटेक्टिंग एंटीबॉडी, और जो हम न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी टाइटर कहते हैं वो उसमें दिखते हैं, ऐसे बात नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप वैक्सीन लगवा लीजिए, लेकिन आप लेबोरेटरी में जाके एंटीबॉडी टाइटर ना पाए और उससे आपने अभी तो बहुत चिंता आ गया कि मेरे को एंटीबॉडी नहीं देखने को मिला, और जिन लोगों में 200-300 हो गया वो बहुत खुश हो गया, और जिन लोगों का 12 या 15 ऐसे कंसंट्रेशन देखने को मिला है वो बहुत चिंतित हो गया। मैं कहना चाहूंगा आगे बढ़िए, वैक्सीन लगवा लीजिए, और वो जो कमर्शियल टेस्ट किट जो बाजार में मिलते हैं, जो आप लेबोरेटरी में जाके कोई डॉक्टर को लिखवा के, नहीं लिखवा के भी कोई चले जाते हैं और टेस्ट करवा लेते हैं, उसका कोई माने नहीं रहता है। मैं ये कहना चाहूंगा जब कोई वैक्सीन हमें किसी के भी, बच्चे हो, बुजुर्गों हो, आदमी को जब लगते हैं या औरत का लगती हैं, तो उसमें 2 किस्म का इम्यूनिटी पैदा होता है। एक है न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, और एक है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता है कि एंटीबॉडी से होता है, तो वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी होता है। एंड थर्ड थिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको हम कहते हैं मेमोरी, इम्यून मेमोरी, स्मृति जिसको कहते हैं। तो इम्यूनिटी जो है हमारा शरीर में, वैक्सीन लगवाने के बाद वो जिस बीमारी के लिए वैक्सीन हम लोग लगवा लेते हैं उसका एक मेमोरी पैदा होता है, उसको याद रखते हैं। तो बाद में जब वो ऑर्गेनिजम्स घुसते हैं तब वो एक्टिव हो जाते हैं। तो वो इम्यून मेमोरी एक सेल्स में होता है, वो एंटीबॉडी में नहीं है, तो वो तो हम नहीं नाप के देखते हैं। तो ये हो सकता है कि हमें वो जो कमर्शियल किट्स बाजार में जो मिलते हैं उसमें कुछ खास तरीका से देखिए कंसंट्रेशन नहीं है, फिर भी मेरा इम्यूनिटी है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा वैक्सीन लगवा लीजिए, वो कमर्शियल किट से कुछ नापने का कोशिश मत कीजिए, और आपका जो इम्यून मेमोरी है वो स्टिल इट विल रिमेन एक्टिव। जी डॉक्टर साहब, जैसे मान लीजिए दोनों वैक्सीन लगवा ली किसी ने, और साल भर बाद या जितने भी टाइम के बाद बूस्टर डोज लगाने की जरूरत पड़ती है, तो क्या उस वक्त ये विकल्प होगा कि उसी तरह की वैक्सीन लगवाएं जो पहले लगवाई थी, या फिर दूसरी ब्रांड की या दूसरे टाइप की वैक्सीन लगाने का भी ऑप्शन लोगों के पास होगा? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। हमें इसके बारे में पूरा जानकारी अभी तक नहीं मिला, और 1 साल 2 साल बाद ये पूरा एकदम हमें बिल्कुल पता चल जाएगा
कि वो जो फ्लू शॉट्स में जैसे थोड़ा बदलाव लाना जरूरत हो जाता है, ऐसा ही माफिक कोरोना वायरस का जो वैक्सीन हम इस्तेमाल करेंगे, इंडिया में हो या जिस देश में भी हो, कि उसमें थोड़ा बदलाव लाने का जरूरत है या नहीं। सेकेंडली, देन द नंबर ऑफ वैक्सीन विल बी ऑल्सो मोर, क्योंकि अभी कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक ये इंडिया में चल रहा है, लेकिन बातचीत अभी लागू है, जारी है, और उससे बाहर से भी नया नया अलग किस्म का वैक्सीन आएंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि 2-3 साल बाद हमें पता चल जाएगा कि एवरी ईयर लगवाना है या आफ्टर एवरी 2 ईयर्स लगवाना है वैक्सीन, टीका। और हम लगाते हैं तो बूस्टर जिसको कहते हैं, इसको बूस्टर कहेंगे ना, बूस्टर, क्योंकि आप तो प्राइमरी फर्स्ट डोज सेकंड डोज लगा लिए, तो बाद में जो भी आप लगाएंगे उसको बूस्टर डोज ही कहा जाता है। तो बूस्टर डोज लगवाने के लिए सेम टीका का जरूरत होंगे या दूसरा टीका, ये सब साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जब निकल के आ जाएंगे वो क्लियर हो जाएंगे। अभी तक हमें वो रिसर्च, शोध जिसको कहता है, शोध चल रहा है, इंफॉर्मेशन भी धीरे धीरे आगे आ जाएगा। जी डॉक्टर साहब, ये जो आपने बताई बात की, कई सारी वैक्सीन और भी आने वाली हैं, इसमें एक नेजल स्प्रे वैक्सीन है, सिंगल डोज वैक्सीन है। अब कई लोगों को इस बात को लेकर कंफ्यूजन है कि अभी जो वैक्सीन अवेलेबल है वो लगवा लें या फिर वेट करें और अच्छी वैक्सीन आ जाए और ज्यादा इफेक्टिव वैक्सीन आ जाए, तो इन लोगों को क्या कहेंगे आप? ये तो आप सारे आदमी का मन में जो चल रहा है वो बात ही पढ़ ली। मे बी यू हैव गॉट सम क्वेश्चंस, सो आई अप्रिशिएट कि यू आस्क दिस क्वेश्चन। आई विल से कि आप सोच रहे कि अच्छा सुई से मेरे को डर है, सुई से डर नहीं है, फिर भी आप सोच रहे ठीक है एक सुई से कम चल जाएगा तो 2 सुई क्यों लगाए बेकार में 4 वीक्स गैप में, और मैं वेट करता हूँ जब जॉनसन एंड जॉनसन का वो सिंगल शॉट वाला इंजेक्शन सुई आ जाएगा वो लगा लेंगे। कोई ये भी सच है, नहीं 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 बाबा, ये सुई लगाने का नहीं है, हम नेजल स्प्रे वो सेफ लगता है सुनने में भी और ठीक हो जाएगा। मेरा सलाह यही रहेगा, अब भी आप ये इंतजार में मत रहिए। क्यों, ये भी मैं बताना चाहता हूं साफ साफ कि जब आप इंतजार कर रहे हो उसी टाइम वायरस तो रुक के नहीं रहा ना, कंट्री का, देश का अंदर वायरस फैल रहा है, तो इंतजार करते समय आपको संक्रमण आ सकता है, लग सकता है, तो वो झुकी मत क्यों ले। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा अभी जो वैक्सीन आपको मिल रहा है वो आपको प्रतिरोध क्षमता दे देती है, और यह आप वो आशा में, वो जाके इंग्लिश में कहते हैं ना, द बर्ड इन हैंड इज बेटर देन द बर्ड इन द बुश। तो हाथ में एक पंछी जो है उसी का ऊपर आप भरोसा रखिए। तो आपका हाथ में है वैक्सीन, कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो, स्पुतनिक हो, जो आपको मिल रहा है लगवा लीजिए। क्योंकि आप जब इंतजार करेंगे कि सिंगल शॉट वैक्सीन जॉनसन जॉनसन जब आएंगे इंडिया में उसी टाइम मैं लगवा लूंगा, या नहीं तो जो नेजल स्प्रे होगा वो सुनने में भी अच्छा है और कोई बोल रहा है उससे फैलने का चांस भी, एक बंदा से दूसरे को पास जाने का चांस कम है, वो मैं लगवा लूंगा। लेकिन जब आप इंतजार कर रहे हो उसी में आपको कोविड हो गया और थिंग्स, इफ थिंग्स गो अनफॉर्चुनेटली नॉट ओके, तब आपको मान लीजिए ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो गया या आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा या वेंटिलेटर्स का जरूरत हो गया, ये सब क्यों आप रिस्क लेंगे, है ना। ये जोखिम लेना सही नहीं होगा। जी डॉक्टर साहब, क्या ये जो कोरोना की वैक्सीन है ये अब मान सकते हैं कि हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाएगी, जिंदगी भर हमें ये लेनी पड़ेगी? पता नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है, मान लीजिए इबोला जब आए थे तो सभी ने बोला कि अच्छा इबोला पूरा दुनिया में फैल जाएंगे, लेकिन इबोला पूरा दुनिया में फैला नहीं। लेकिन जिस कंट्री में फैला था उसी टाइम जल्द से जल्द वैक्सीन निकालने का भाई कोशिश किया था, और जो साइंटिस्ट ने बनाया था इबोला का सक्सेसफुल वैक्सीन, वो कोरोना का भी वैक्सीन भी बनाई है लेडी डॉक्टर, साइंटिस्ट, मेडिकल साइंटिस्ट, रिसर्चर। तो मैं ये कहना चाहूंगा हमें पता नहीं है, ये भी हो सकता है कि कोरोना इतना कम हो गया और एंडेमिक होते हुए भी एक थोड़ा पॉकेट में ही रह गया, तो उसी टाइम सभी को वैक्सीन लेना पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है। तो हमें कुछ टाइम देखना होगा, बीमारी नहीं है, ये ऑर्गेनिज्म में नया है, तो इसके बारे में पूरा जानकारी हमें नहीं है। लेकिन ये हो सकता है जैसे कि फ्लू हो गया कि एनुअल शॉट्स सालों में एक बार लगाना पड़ता है, इन्फ्लुएंजा, लेकिन इन्फ्लुएंजा शॉट्स के बारे में हमें इतना खिचखिचाहट, दुविधा या झिझक नहीं है। तो कोरोना के बारे में झिझक नहीं रखना चाहिए कि एक बार साल में एक बार लेना पड़ता है तो हम ले लेंगे, लेकिन उसके बारे में अभी तक
कुछ क्लैरिटी या क्लियर आइडिया नहीं है। साइंस जो विज्ञान है, विज्ञान गवेषणा से धीरे धीरे ये सब इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जी डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन इस समय देश में बहुत जोर शोर से चल रहा है, लेकिन लोगों को कुछ कंफ्यूजन भी है, खासकर वो लोग जिनको किसी तरह की एलर्जी है। इन लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं। ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे? मैं सीधा सीधा ये कहना चाहूंगा कि मान लीजिए एस्मा, जिसको सांस फूलती है, सांस की बीमारी है, एस्मा जिसको कहते हैं, या डस्ट एलर्जी है, या पोलन ग्रेन्स फ्लावर से है, किसी किसी का, बहुत सारे चीज का, ये सब जो छोटे मोटे एलर्जी हैं, एस्मा है, ये कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। आप खुशी खुशी आगे बढ़ सकते हैं, वैक्सीन लगा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जिन लोगों का कैंसर है या इम्यूनिटी डाउन हो गया, उसको पहले टेस्ट करवा लें, और उसका कैंसर का बीमारी जो इसके लिए तो इलाज करवाना चाहिए, तो इलाज कराते समय वो स्टेबल कंडीशन में है तो उसको भी वैक्सीन लगवाना लेना चाहिए। और ये मैं कहना चाहूँगा कि जितना सारे बीमारीज हैं, डायबिटीज हो या हाइपरटेंशन हो, कोई दुविधा रखने का नहीं है। एक्चुअली जिन लोगों का डायबिटीज हो या इम्यूनोसप्रेसिव और इम्यूनोसप्रेस्ड कंडीशंस हो, उसमें कोरोना हो जाती है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। इवन हॉस्पिटल में जाना, वेंटिलेटर में जाना, इवन मृत्यु भी हो सकता है अनफॉर्चुनेट इवेंट में। तो इसीलिए जिन लोगों का कोमॉर्बिडिटीज, इसको कहता है साथ रहते हुआ और रहने वाले बीमारी, साथ में जो बीमारी रह जाता है, किसी का डायबिटीज हो रहा था, किसी को हाइपरटेंशन हो गया, उसी का ऊपर कोरोना आ जाते हैं, तो उसी में थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन लोगों का कोमॉर्बिडिटीज हैं, दे शुड बी द प्रायोरिटी ग्रुप्स। उन लोगों को कोई झिझक नहीं रखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आदमी लोग बहुत सारे अफवाह जो फैलते हैं ना, वो भी एक इको चेम्बर का माफिक, धनी जिसको कहता है और प्रतिध्वनि, ये होता है। तो रॉन्ग इंफॉर्मेशन ऑल्सो गेट एम्पलीफाइड। कोई मेरे को ये सुनने को मिला कि विमेन, महिलाओं लगाते हैं तो इनफर्टिलिटी हो जाएगा। ये भी सुनने को मिला आप वैक्सीन लगाते हैं तो आपको जो चेहरे हैं, ये चेहरे बदलना शुरू हो जाएगा, आप क्रोकोडाइल जैसा दिखने को हो जाएंगे। ऐसे कुछ आपको सुनने को मिला, आई एम श्योर। अच्छा, थर्डली मृत्यु हो सकता है। देख लीजिए, मान ये देखो, ये आप वैक्सीन लगा लिया, उसके बाद आप रोड क्रॉस करते समय आपको एक रोड एक्सीडेंट हो गया, तो आप कहेंगे कि वैक्सीन से आप गाड़ी का नीचे आ गए? ये तो हम नहीं बोल सकते ना। लेकिन देखिए, जिन लोगों का अफवाह फैलने का होता है, वो बोलेंगे नहीं वैक्सीन लगाने की वजह से वो सिग्नल नहीं देख पाया, उसका ये चलेगा। सो हमें ये बोलना चाहिए कि देखिए, वैक्सीन जब मार्केट में आते हैं, प्रोग्राम में आते हैं, उसका पहले एक फेज 1 ट्रायल होता है। फेज 1 ट्रायल इज अबाउट सेफ्टी। फेज 2 ट्रायल होता है, दैट इज अबाउट इम्यूनिटी। फेज 3 ट्रायल होता है, दैट इज अबाउट एफिकेसी। एंड आफ्टर ऑल दीज 3 ट्रायल्स, ये 3 फेज चरण पार करके ये मार्केट में आता है। तो फेज 1 में सेफ्टी नहीं पाया जाता तो उसको थोड़ी ही प्रोग्राम में लाया जाता है। तो कोई भी वैक्सीन जब प्रोग्राम में आ जाते हैं, मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, उसके बारे में, सेफ्टी का बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि फेज 1 इज अबाउट सेफ्टी। फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल, फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल इज अबाउट इम्यूनोजेनिसिटी, एंड फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल इज अबाउट एफिकेसी। ये सब पार करके वैक्सीन आए हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि आगे बढ़िए, वैक्सीन लगवा लीजिए, क्योंकि वैक्सीन को अपनाइए। कोरोना को क्यों अपनाना है? कोविड-19 को अपनाना तो कोई बुद्धिमानी का काम नहीं रहेगा। जी डॉक्टर साहब, आपने इन सब खबरों की बात की। जो कोविशील्ड वैक्सीन है, उसको लेकर के कुछ ब्लड क्लॉटिंग की घटनाएं दुनिया भर के कुछ इलाकों में सामने आई हैं। इसको लेकर के लोगों के मन में बहुत सी आशंका है, लोगों के मन में हिचक सी है। तो क्या लोगों को घबराने की जरूरत है, या फिर अभी ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है? इंडिया में बहुत सारे आदमी या औरत को ये लग गया कोविशील्ड वैक्सीन, और कोवैक्सीन कुछ को लगे हैं। लेकिन हमें जो AEFI, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, मतलब टीका लगवाने के बाद जो साइड इफेक्ट्स या एडवर्स इफेक्ट देखा जाता है, इसको कहता है AEFI। और ये AEFI का जो इंफॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट रखते हैं, और गवर्नमेंट उसको छानबीन करते हैं। उससे ऐसा कुछ पाया नहीं गया। सो पॉपुलेशन ग्रुप्स अलग है। हमारा कंट्री में इतना खास तरीका से भयभीत होने का या आतंकित होने का इंफॉर्मेशन अभी तक कुछ मिला नहीं।
तो मैं ये कहना चाहूंगा, आपको कोविशील्ड मिल रहा है या कोवैक्सीन मिल रहा है या स्पुतनिक वैक्सीन मिल रहा है, आप आगे बढ़िए और लगवा लीजिए। हमारा जो पॉपुलेशन ग्रुप है भारत या भारतवासी का अंदर जो AEFI एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, इसमें खास तरीका से ऐसा कुछ नहीं पाया गया कि हमें सोचना चाहिए अरे हम इससे दूर रहें, ऐसे सोच गलत होगा। जी। और डॉक्टर साहब, जो महिलाएं हैं जो स्तनपान करवा रही हैं, उनको क्या वैक्सीनेशन करवाना चाहिए? क्योंकि उनके मन में ये डर है कि अगर हम वैक्सीन करवा लेते हैं तो बच्चे को स्तनपान करवा रहे हैं तो बच्चे में तो कोई असर ऐसा नहीं पड़ेगा। उन लोगों को डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? पहले आप ये मान के चलिए, सभी को बता दीजिए, ये हमें बात सभी को साथ करना चाहिए। कोई महिला ने स्तनपान करा रही है बच्चे को, वो जो दूध है माँ का, वो दूध का अंदर बहुत सारे एंटीबॉडीज भी बच्चे का शरीर में जाते हैं, वो बच्चे के लिए अच्छा है। देखिए माँ जो है ना, माँ तो पूरा जिंदगी में बहुत सारे इन्फेक्शन उनको हो चुके हैं और वो इन्फेक्शन का विरुद्ध खिलाफ जो एंटीबॉडीज भी बन चुके हैं शरीर में। एंड वो एंटीबॉडीज जब बच्चे पेट में रहते हैं माँ का, और नहीं तो स्तनपान कराते समय माँ ने पैसिवली वो एंटीबॉडी ट्रांसफर करती है। देखिए नेचर का ये एक बहुत महत्वपूर्ण देन है। तो ये एंटीबॉडीज जो है माँ का शरीर से बच्चे का शरीर में जाते हैं जब बच्चे पेट में रहते हैं, इसको कहता है ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडी। प्लासेंटा जिसको कहता है उसका अंदर से जाते हैं एंटीबॉडी, और दूध पान कराते समय भी वो एंटीबॉडी ट्रांसफर होता है। तो अभी कोरोना के बारे में सोचते हैं, तो कोरोना का खिलाफ जो वैक्सीन है वो माँ ने लगवा दी, ठीक है, या इन्फेक्शन हो गया था माँ का पहले तो एंटीबॉडीज डेवलप हुए हैं, तो वही एंटीबॉडीज मतलब जो लड़ते हैं कोरोना के साथ, वही दूध पान कराते समय, स्तन पान कराते समय माँ का शरीर से बच्चा का शरीर में जाएंगे ना, तो बच्चा विल बेनिफिट फ्रॉम देयर, उनका तो लाभ ही होंगे। तो क्यों नहीं करवा? तो स्तनपान कराने वाली माँ हो या माँ का पहले वैक्सीन लग चुका है, तो बच्चा विल बेनिफिट फ्रॉम, नेचर का ही मैकेनिज्म है। माँ जो है वो हर टाइम बच्चे को प्रोटेक्ट करने का ही कोशिश करेंगी। तो वैक्सीन लगाते हैं कोई लैक्टेटिंग मदर, तो उसको एंटीबॉडी पैदा हो जाएगा, और एंटीबॉडी पैदा हो जाएगा तो वो स्तनपान कराते समय दूध का अंदर वो बच्चे के शरीर में जाएगा, तो बेबी विल बेनिफिट, लाभ ही लाभ है। जी डॉक्टर साहब, यही हमारा मकसद भी था इस प्रोग्राम का कि जो लोगों के मन में कंफ्यूजन है, जो झिझक है वैक्सीनेशन को लेकर के, वो दूर हो। और मुझे लगता है कि आपने जिस तरह से सवालों का जवाब दिया है, बहुत से लोगों को इससे फायदा होगा और बहुत सी कंफ्यूजन लोगों की दूर हो जाएगी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे इस कार्यक्रम में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन विज्ञान से जुड़ी विश्वसनीय खबरों के लिए, विश्वसनीय जानकारियों के लिए आप देखते रहिए इंडिया साइंस। नमस्कार। नमस्कार।